हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारण गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मॉडल पेपर से रिलेटेड है, जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर 2026 एग्जाम के लिए आपके सामने लॉन्च किया हुआ है, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने MCQ पे डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम लोग शॉर्ट्स क्वेश्चन यानी कि 20 क्वेश्चन जो हैं उनको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि अस्थायी द्रवों के विलयन के लिए राउल्ट का नियम लिखें। तो राउल्ट का नियम अभी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में देख ही रहे थे कि राउल्ट का नियम क्या कहता है। तो सॉल्वेंट के लिए Pa इज इक्वल टू Pa नॉट इंटू Ka एंड Pb इज इक्वल टू Pb नॉट इंटू Kb। ये दो स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, ठीक ना। और हम लोग अगर बात करें कि P टोटल इज इक्वल टू इसका क्या होगा, तो जो P टोटल होने जा रहा है वो है आपका Pa प्लस Pb, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो Pa इज इक्वल टू 1 Pa इंटू 1 माइनस XB प्लस Pb नॉट इंटू XB, जिसमें हम लोग Pa नॉट हो जाएगा माइनस Pa नॉट इंटू Kb प्लस Pb नॉट इंटू Kb। इन दोनों में से अगर हम Kb कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, Pa नॉट माइनस ये क्या हो जाना है, Pa नॉट माइनस Pb नॉट इंटू Kb। ये हमारा क्या हो गया, राउल्ट्स लॉ हो गया। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ किसके लिए, तो वोलेटाइल लिक्विड के केस के लिए। तो पहला क्वेश्चन में केवल 2 मार्क्स का ही है, तो इन 2 मार्क्स में अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन क्या होता है। तो यहाँ कुछ हमने आंसर इसका रेडी करके रखा हुआ है पहले से। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन, ठीक ना। तो जो प्रोटीन का डीनेचुरेशन है, इसमें हम लोग देखते हैं डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है। इसको हिंदी में विकृतीकरण बोलते हैं। तो जब किसी प्रोटीन की प्राकृतिक त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर है वो हो सकता है कि हम लोग क्या दें, हीट दे दें, एसिड बेस या किसी हैवी मेटल के साथ रिएक्ट होने के बाद या एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद वो क्या हो जाता है, या तो ओपन हो जाएगा या चेंज कर जाएगा। वो अपने बायोलॉजिकल जो फंक्शन है उनमें क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है। तो जब बायोलॉजिकल फंक्शन में जब चेंज आएगा तो क्या क्या हो सकता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन। तो इसमें क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है यानी कि जो प्राथमिक संरचना होता है प्रोटीन का वो नहीं टूटता है, लेकिन जो 2 डिग्री या 3 डिग्री और 4 डिग्री जो स्ट्रक्चर जो होते हैं, 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री, वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसका एक एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा कि अंडे का जो सफेद भाग होता है, जो वाइट जो होता है, ठीक ना, जिसको हम लोग एग वाइट बोलते हैं, वो पकने के बाद क्या हो जाता है, तुरंत सॉलिड हो जाता है। वो किसका एग्जांपल है, तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन का एग्जांपल होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ये बोल रहा था कि ZNO को हीट करने के बाद ये क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। तो ZNO को हीट करने के बाद पीला पड़ जाता है, इसका रीज़न क्या है,
तो हम लोग देखते हैं यहाँ कि ZnO को जब हम हीट करते हैं ना, तो इसमें स्मॉल अमाउंट में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। ZnO की संरचना में ऑक्सीजन वैकेंसीज दिखाने लगता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है, जिसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, Zn1+X O से इंडिकेट इसको हम लोग करते हैं। इसी कारण क्या होता है कि ZnO जो है वो पीला पड़ जाता है हीट करने के बाद। तो गर्म करने के बाद ZnO में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन वैकेंसीज बनते हैं, और इन्हीं की वजह से ZnO पीला दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ZnO जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन वैकेंसीज बनता है, इसलिए ये क्या होता है, पीला दिखाई देता है। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में कि मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रो मॉलिक्यूलर में यहाँ डिफरेंस बताना है। मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रो मॉलिक्यूलर में अंतर बताना है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ, मल्टी मॉलिक्यूलर का मतलब होता है बहुआण्विक। बहुआण्विक का मतलब क्या, कि कई सारे मॉलिक्यूल्स जब मिलके एक बड़े पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग उसको मल्टी मॉलिक्यूलर बोलते हैं। और एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर। मैक्रो मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हुआ कि एक ही पार्टिकल्स है, वो क्या होता है कि बहुत बड़ा साइज होता है, जैसे प्रोटीन का एक ही मॉलिक्यूल जो होगा वो बहुत बड़ा साइज का होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूलर बोलते हैं। इसमें डिफरेंस क्या है, तो कई छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर कोलॉइड कण बनाते हैं। एक बहुत बड़ा विशाल अणु मैक्रो मॉलिक्यूलर एवं स्वयं कोलॉइड कण जैसा व्यवहार करता है। ये पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, ठीक है, स्टार्च, प्रोटीन, नायलॉन, ये सब बहुत बड़े एग्जाम्पल, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग मैक्रो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, ठीक ना। और जो छोटे जो होते हैं, जिसको मल्टी मॉलिक्यूलर, छोटे छोटे पार्टिकल्स जुड़ के बनते हैं, ये एग्रीगेशन से बनते हैं। कणों का आकार छोटा अणुओं से जुड़ने से बनता है, जैसे गोल्ड सोल, सल्फर सोल, एक्सेट्रा। आगे हम लोग बात करें, छठा जो क्वेश्चन है हमारा, कि नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक पैरा नाइट्रोफिनॉल से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक पैरा नाइट्रोफिनॉल के क्वथनांक से कम क्यों होता है। तो इसके स्ट्रक्चर पे थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, पता चल जाएगा। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनता है, और इसमें पैरा में इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बनता है। स्ट्रक्चर देखें तो क्लियर हो जाएगा। OH ये है इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड, और इसमें क्या होता है कि एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो हम लोग उसको इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं, और जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया या दूसरा मॉलिक्यूल्स हो गया, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड बोलते हैं, और जब एक ही के बीच में बनता है हम लोग उसको इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड बोलते हैं। ओके, तो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड जो होता है वो क्या करता है, चूंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट को वो इंक्रीज कराएगा, और जिसमें खुद के लिए बनेगा वो मॉलिक्यूल्स तो ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम ही रह जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं कि कलर्ड होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे कारण जो होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि डी ट्रांजिशन होता है, डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जिसके कारण क्या है
कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो जो ट्रांजिशन मेटल है वो कलर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक, आगे हम लोग देखें NH3 और NH3 PH3 की तुलना में अधिक क्षारीय है, ज़्यादा बेसिक है। रीज़न इसके पीछे क्या है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है और लोन पेयर क्या होता है, ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण लोन पेयर जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। इससे क्या होगा कि NH3 जो होता है वो कॉम्पैक्ट होगा, आसानी से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। लेकिन PH3 के केस में क्या है, ज़्यादा एक्सपेंशन है, क्योंकि फॉस्फोरस का साइज बड़ा होता है, लोन पेयर जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो क्या होता है कि अब ये डिफ्यूज होने लगेगा, ठीक है, और डिफ्यूजन के कारण बेसिसिटी क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स का मतलब ये हुआ कि वैसे कंपाउंड्स जो हैलोजन के बीच में ही बनते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, वैसे कंपाउंड्स जो हैलोजन के बीच में, यहाँ आयोडीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, यानी इसमें दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक ना। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। इंटर हैलोजन का मतलब क्या हुआ, दो सेम नेचर वाले हैलोजन से बने जो कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। बस सिंपल सा आपको यही लिखना है, एकदम छोटा छोटा 2-2 मार्क्स का है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लिखना है। एसिटाइलेशन रिएक्शन क्या है, तो एसिटाइलेशन रिएक्शन जो होता है इसमें हम लोग देखेंगे कि इट इज ए रिएक्शन इन विच एन एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस्ड इनटू मॉलिक्यूल्स, ठीक ना। एग्जांपल क्या है, फिनॉल और एमीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो एसिटाइल डेरिवेटिव्स बनता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं। यानी कि एसिटाइल ग्रुप जो है इसका अगर इन्वॉल्वमेंट अगर किसी दूसरे कंपाउंड के साथ होता है, जिससे फिनॉल है, एमीन है, इनके साथ, तो एसिटाइल डेरिवेटिव्स बनेगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन बोलते हैं। ठीक, आगे देखें हम लोग, तो क्लोरोबेंजीन में CCl बॉन्ड तोड़ना कठिन क्यों है। देखिएगा कितना बेजोड़ सा क्वेश्चन है। क्लोरोबेंजीन में CCl बॉन्ड को तोड़ना कठिन क्यों है, तो CCl बॉन्ड में क्लोरोबेंजीन डिफिकल्ट टू ब्रेक बिकॉज CCl बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड। अब पार्शियल डबल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि कार्बन है और क्लोरीन है। क्लोरीन के पास आप देखिए ऑलरेडी पहले से क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ने के कारण क्या है ना कि यहाँ पे डैश, यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके कारण क्या है कि ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ देखने को मिलेगा। अब जब रेजोनेंस देखने को मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक करना आसान नहीं होगा। तो यहाँ सिंपल सा एक ही लाइन लिखना है कि CCl बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। लोन पेयर ऑन गेट्स delocalized benzene ring bond stronger and shorter, therefore breaking the bond is difficult। ठीक ना, एक स्टेटमेंट ही मेन है इसमें। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। तो मोनोसैकेराइड्स का मतलब कि वैसे सैकेराइड्स जिनका हाइड्रोलिसिस करने के बाद फर्दर क्या हो जाए, कोई सैकेराइड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं। इनको अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कोई दूसरा सैकेराइड्स नहीं बनेगा। अब जैसे एग्जांपल है C12H22O11, H2O हमने और यहाँ H प्लस हाइड्रोलिसिस करा दिया तो ये C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक जो है वो क्या है, ग्लूकोज, और एक जो है वो क्या है, फ्रुक्टोज। तो ये है, इससे 2 यूनिट मिल रहा है सैकेराइड्स का, तो ये क्या है, डाइसैकेराइड्स है। ये क्या है, डाइसैकेराइड्स। तो ये दोनों दो, अब इसको अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फर्दर कोई सैकेराइड्स नहीं मिलेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक ना।
अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है ना कि एक जो होता है कंसंट्रेशन वो बहुत हाई होता है, एक का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। जैसे अगर हम एसिटिक एसिड के साथ, अब मान लीजिए कि H2O का हमने कंसंट्रेशन ले लिया, ठीक, तो ये क्या बनाएगा CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस बनाएगा। यहाँ कंसंट्रेशन हमने इसका ले लिया है, मान लीजिए कि हमने इसका कंसंट्रेशन ले लिया 0.01 m और इसका कंसंट्रेशन जो है हमने ले लिया है 1 m। अगर जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये पूरा का पूरा मान लीजिए अगर खत्म हो जाता है, और इससे जब हम माइनस करेंगे तो कितना माइनस होगा, इसका जो रेस्ट बिहाइंड बच जाएगा वो 9.99 m बच जाएगा। यानी इसमें जो आपका एक्सेस अमाउंट है इससे कम चेंज देखने को मिला, ना के बराबर, और ये पूरा का पूरा चेंज देखने को मिल गया। इसी रिएक्शन को, इस टाइप का रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर का होगा लेकिन एक का कंसंट्रेशन एक्सेस हो जाएगा, इसको हम लोग छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया या सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग, इसका देख लीजिए, एस्टर इन एक्सेस ऑफ वाटर के साथ हो जाता है। पोटेशियम टेट्राक्लोराइड, पोटेशियम टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला K2 स्क्वायर ब्रैकेट PdCl4, ठीक है। मिथॉक्सीमीथेन की तुलना में इथेन का जो क्वथनांक अधिक क्यों होता है? कारण इसके पीछे है कि मिथॉक्सीमीथेन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, और ये क्या बनाता है, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसमें क्या बनता है, तो आप देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, किसमें, इथेनॉल में, जबकि मिथॉक्सीमीथेन यानी कि आपका डाई मिथाइल ईथर में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा होता है। गैब्रियल सिंथेसिस में आप देखेंगे कि गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला ये होता है, प्राइमरी एमीन इसमें बनता है। अब प्राइमरी एमीन हम लोग देख लेते हैं, यहां पे हम लोग देखेंगे गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में कि प्राइमरी एमीन का फॉर्मूला ये बन रहा है, ये है थैलेमाइड। एक बार देख लीजिए, ये है हमारा थैलेमाइड, KOH के साथ रिएक्शन हुआ तो ये बनेगा एन अल्काइल थैलेमाइड बनेगा एल्काइल हैलाइड के साथ। इसके बाद फिर बेस के साथ एक्वस मीडियम में रिएक्शन करेंगे तो आपका 1 डिग्री एमीन बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन MCQ में भी था, ठीक ना, ये भी देख लेना है जाके, हम लोगों को ये जाके क्वेश्चन को देख लेना होगा, इससे रिलेटेड MCQ भी है। अब फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में 2 अंतर बता देना है। अगला जो क्वेश्चन 17 नंबर है, तो 17 नंबर में फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में डिफरेंस जब हम देखेंगे तो ये हमको देखने को मिलेगा कि फाइब्रस और ग्लोबुलर में लंबा रेशेदार थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है फाइब्रस, और जो ग्लोबुलर होता है वाटर सॉल्युबल होता है। इसका एग्जांपल कैरेटीन और इसका एग्जांपल एंजाइम्स, ठीक है। स्फेरिकल इन शेप होता है। अगर सुक्रोज को इनवर्ट शुगर कहा जाता है, इसके पीछे क्या है कि सुक्रोज जो है वो ऑप्टिकली रोटेशन को देता है और हाइड्रोलिसिस के बाद ये निगेटिव ऑप्टिकल रोटेशन को देता है। पहले जो होगा वो पॉजिटिव रोटेशन को दिखाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पॉजिटिवली रोटेट करेगा, और जब हम इसको हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो निगेटिव देता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। यानी अपने नेचर को क्या कर रहा है, ऑप्टिकली चेंज कर गया, इन्वर्जन हो गया, उसमें चेंज देखने को मिल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, अब फैराडे का जो हमारा फैराडे जो लॉ है, इससे क्या हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे फैराडे लॉ में हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि W यानी कि वेट जो होता है वो डिपॉजिट होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना चार्ज पास होगा। W इज इक्वल टू Z और Q इज इक्वल टू IT, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो W यानी कि वेट जो होगा वो किसके, MIT बाई
NF होता है। Z जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस बोलते हैं, और ये किसके इक्वल होगा, तो M/NF के। M क्या है, तो M जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, मोलर मास है किसका, तो जो एलिमेंट डिपॉजिट हो रहा है उसका। और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और फैराडे जो है वो 96500 कूलम चार्ज है। और I जो है इलेक्ट्रिक करंट है, और T क्या है, टाइम है। कैल्सिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात कर लें तो कैल्सिनेशन जो होता है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ओर को हीट करते हैं। ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर टू रिमूव वोलेटाइल इंप्यूरिटी और मॉइस्चर। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पूछा गया था, ठीक ना, तो एग्जाम्पल आपको ये देख लेना है। आगे एक जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग, एक न्यूमेरिकल भी है। एक न्यूमेरिकल है आप हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, ठीक ना। तो जो फर्स्ट ऑर्डर से रिएक्शन है वो क्या है कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, आई थिंक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन 5 ग्राम और फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो 3 ग्राम दिया हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, रेट इक्वेशन। तो ये T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाई फाइनल कंसंट्रेशन। अब हमको क्या करना है, खाली वैल्यू रख देना है। जब वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद जो टाइम है वो ऑलमोस्ट हमारा जो टाइम है वो आ रहा है 444 सेकेंड्स का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज देखा कि जो शॉर्ट्स क्वेश्चन बिहार बोर्ड के सैम्पल पेपर में जो आया है वो उसका हमने सॉल्यूशन कर दिया। अब इसको पूरे डिटेल से आप देखिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।